नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल द नॉलेज प्लाजा में। उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि ये हमारा द नॉलेज प्लाजा प्रीमियर लीग चल रहा है, जिसमें कि अभी आपका किसका टर्न है, तो अभी आपका जो है वो एग्रीकल्चर का टर्न है। ठीक है, हमारे जो यहाँ पे चैनल पर 2 टेस्ट होते हैं एक दिन में, एक आपका साइंस का होता है और एक आपका जो है वो एग्रीकल्चर का होता है। ठीक है, और ये जो सीरीज़ चलती है वो कुछ लोग जो नए जुड़े हैं वो लोग यहाँ पे देख लेंगे। ये जो सीरीज़ चलती है वो कब कब चलती है। ठीक है, ये जो सीरीज़ चलती है वो वैसे ज़्यादातर लोगों को पता होगा, ये मंडे टू फ्राइडे हमारी ये सीरीज़ चलती है। ठीक है, मंडे टू फ्राइडे। जो लोग नए जुड़े हैं आज वो लोग यहाँ पे देख लेंगे, मंडे टू फ्राइडे ये सीरीज़ हमारी कंटिन्यू चलती है। और सैटरडे संडे को आप लोग सोच रहे हैं तो क्या होता है, तो सैटरडे संडे को कुछ एक्स्ट्रा क्लासेस आपकी लगा दी जाती हैं और कभी कभी आपका मॉडल पेपर करा दिया जाता है। ठीक है, मॉडल पेपर मतलब जिसमें 100-200 क्वेश्चन होते हैं, वो आपका सैटरडे और संडे में हो जाता है। तो अभी आपका जैसा कि एक टेस्ट हो चुका है, तो ये दूसरा टेस्ट है। ठीक है, तो इस टेस्ट को शुरू करने से पहले जो लोग चैनल पर पहली बार आए हुए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन उनको समय पर मिल जाएं। सबसे पहले आप लोग हमें बताएंगे पहले क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, पहले क्वेश्चन का आंसर बताने से पहले आप लोग ये बताएं आपने 2 दिन तक क्या किया। अभी जब 2 दिन आपको वीडियो नहीं मिली तब आप क्या किए, रिवीजन किए, इसका नहीं किए। 5 दिन आपको इसीलिए पढ़ाया जाता है कि 2 दिन आप उसमें जितना हम 5 दिन में पढ़ा दें, 2 दिन आपके लिए इसीलिए छुट्टी कर दी गई थी इस बार कि जितना हमने अभी तक आपको पढ़ा दिया है वो सब आप लोग रिवीजन कर लें उसका। तो किस किस ने रिवीजन किया है आप लोग बताएंगे यहाँ पे, और आप लोग क्लास को शेयर कर दें जिससे कि और आपके साथ वाले स्टूडेंट जो हैं वो पढ़ने आ सकें। कौन कौन रिवीजन किया, चलिए आप लोग आंसर भी बताते चलें। मृदा निर्माण में डैश अपक्षय और ह्यूमस निर्माण की दर को प्रभावित करते हैं। इसमें आप लोगों को बता दें आज जो हमने क्वेश्चन लिए हैं वो कहाँ कहाँ से लिए हैं, तो ये आपका जब बांदा ने पेपर कराया था उसके हैं, और जब एनडी ने पेपर कराया था उसके हैं, और कुछ क्वेश्चन आपके बीएचयू के हैं इसमें। ठीक है, जो बीएचयू में पूछे जा चुके हैं तो उसके भी कुछ इसमें क्वेश्चन रखे गए हैं। तो अब आप लोग आज यहाँ पर 15 से 20 मिनट हमारे साथ जुड़ करके और क्वेश्चन का लेवल देखेंगे। ठीक है, जब सरल बिल्कुल क्वेश्चन आ जाते हैं तब तो सभी लोग कर लेते हैं, लेकिन आप लोगों को ऐसे क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस करनी है जो कोई भी नहीं करता है। ठीक है, तभी तो आप लोग सबसे अलग रहेंगे। बाई चांस पेपर बिल्कुल टफ़ आ गया, एग्रीकल्चर भी टफ़ आ गई, तो आप लोग सभी लोगों से आगे निकल जाएंगे। इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप ऐसे ही रोज़ यहाँ पर आया करेंगे और इसको प्रैक्टिस किया करेंगे। ठीक है, जैसे पहला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे, इसको हटा दें। पहला क्वेश्चन आप लोग क्या देख पा रहे हैं, मृदा निर्माण में डैश अपक्षय और ह्यूमस के निर्माण की दर को प्रभावित करते हैं। मतलब मृदा निर्माण में इनमें से क्या है, मृदा निर्माण में इनमें से क्या है जो अपक्षय, मतलब अपक्षय आप लोग समझते हैं ना, और ह्यूमस, अपक्षय और ह्यूमस के निर्माण में इसकी दर को प्रभावित करता है। इनमें से कौन सा ऐसा कारक है, अपक्षय मतलब टूट फूट नहीं जानते हैं आप लोग, टूट फूट जो होता है वही तो अपक्षय होता है। तो इसमें क्वेश्चन में क्या कह रहा है आप लोग एक बार सही से समझेंगे, जो अपक्षय होता है वो टूट फूट होता है। ठीक है, और यहाँ पे सही से आप लोग एक बार समझ लेंगे क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, मृदा निर्माण में मतलब मृदा का निर्माण हो रहा है। ठीक है, मतलब सॉइल फॉर्मेशन हो रहा है। जैसे अभी आप कहीं बैठे होंगे, वहाँ पे जो सॉइल है मान लो उसका फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, अब सॉइल फॉर्मेशन में एक अपक्षय की प्रोसेस होगी तभी तो सॉइल फॉर्मेशन होगा, कहीं पे टूट फूट होगी। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि चट्टानों के अपक्षय से ही मृदा का निर्माण होता है, चट्टानों के जब टूटती फूटती हैं तो वही अपक्षय है। मतलब मृदा निर्माण में इसमें से कौन सा कारण है जो अपक्षय और ह्यूमस की निर्माण की दर को प्रभावित करता है, तो इनमें से आपका जो कारण होगा वो जलवायु होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ये जब बांदा ने पेपर बनाया था एक बार तब पूछा गया था, तो वो क्वेश्चन हमारे पास रखे हुए हैं, वहीं से ये क्वेश्चन आपके पास बनाया गया है आपके लिए। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन आपके लिए ले चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। आपको मृदा का लवणीकरण किस कारण होता है, 10 सेकंड का समय आप लोगों के लिए रहता है। 10 सेकंड में आप लोग इसका आंसर बता देंगे तो अच्छा रहेगा, उसके बाद हम इसका आंसर बताएंगे। ठीक है, मृदा का लवणीकरण किस कारण होता है, पीड़कनाशी, भूमि कटाव, अधिक सिंचाई या फिर फसल आवर्तन के कारण।
तो इसका ये तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि मृदा का लवणीकरण कैसे हो जाता है। तो हम लोग अधिक सिंचाई करते हैं तो मृदा लवणीकरण हो जाती है, मतलब मृदा में लवण की मात्रा अधिक हो जाती है जब हम लोग मृदा का ज़्यादा सिंचाई अगर मृदा में कर दें। ठीक है, ज़्यादा सिंचाई अगर हम लोग मृदा में कर देंगे तो मृदा कैसी हो जाएगी, तो लवणीकरण हो जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इसमें 25 क्वेश्चन दे रखे हैं। मृदा की लवणता मापी जाती है, मृदा की लवणता किस में मापी जाती है। ये क्वेश्चन अगर आपको अच्छे लग रहे हैं तो आप क्लास को लाइक भी कर सकते हैं और लोगों तक इसको शेयर भी कर सकते हैं, जिससे कि आपके साथ वाले सभी लोग यहाँ पे आ सकें। आप लोगों से कुछ और तो यहाँ पे मांगा नहीं जाता है, आप लोगों से केवल एक ही सहयोग मांगा जाता है कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं क्लास को, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, जिससे कि हमें भी थोड़ा बहुत मोटिवेशन मिल सके। ठीक है, मोटिवेशन कब मिलेगा, जब आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको देखेंगे तभी मिलेगा ना। आप लोग भी समझदार होंगे ना, तो इतनी चीज़ आप लोग समझ सकते हैं। ये जो कंटेंट है वो आपको पूरे यूट्यूब पर कहीं नहीं मिल रहा होगा। ठीक है, आपकी कोचिंग भी अभी जब क्वेश्चन कोई कराता है तो वहाँ पे साप्ताहिक टेस्ट होता है एक, हम तो यहाँ पे आपके लिए डेली टेस्ट लेकर आ रहे हैं। तो अब आप लोग देख सकते हैं डेली यहाँ पे साइंस का भी और एग्रीकल्चर का भी टेस्ट होता है, और टेस्ट में ऐसे वैसे क्वेश्चन नहीं याद रखते हैं हम लोग, जो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और जो प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं। इतना सब कुछ आपके लिए करते हैं तो आप लोगों का केवल एक ही फ़र्ज़ बनता है, और ज़्यादा हम लोग आप लोगों से कुछ नहीं बोल रहे, आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। आप लोग किसी भी कोचिंग के छात्र हैं, कोई भी एक लोगों से बात हुई थी जो किसी कोचिंग का नाम बता रहे थे, तो कोचिंग का नाम नहीं ले सकते, वो अगर किसी भी कोचिंग का कोई भी स्टूडेंट है तो वो अपने साथ वाले लोगों को यहाँ पर ला सकता है प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, थ्योरी आप लोग वहाँ से पढ़ रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन थ्योरी की क्लासेस भी हम लोगों ने यहाँ पे कराई थी, तो आप लोग प्रैक्टिस करने के लिए आ सकते हैं यहाँ पे 1 घंटा निकाल के। 8 से 9 तक आपका यहाँ क्लास रहता है, तो आप लोग देख लेंगे और इसका आंसर देंगे। ठीक है, मृदा की लवणता किस में मापी जाती है। मृदा की लवणता मापी जाती है चालकता मापी से, आर्द्रता मापी से, साइक्रोमीटर से या वृद्धि मापी से। तो मृदा की लवणता चालकता मापी से मापी जाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आप लोगों का ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं आज का 4 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित राज्यों में से किसमें भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवणी आर्द्रभूमि है। ऑप्शन गुजरात, हरियाणा, मध्य प्रदेश या फिर राजस्थान। निम्नलिखित राज्यों में से किसमें भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवणी आर्द्रभूमि है। तो अंतर्देशीय लवणी आर्द्रभूमि भारत में सबसे बड़ी कहाँ पे है, तो राजस्थान में। आप लोगों को भी पता होगा ना, राजस्थान सबसे शुष्क क्षेत्र है। ठीक है, तो वहाँ पे लवणी भूमि ज़्यादा है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मिट्टी में लवणता या खारापन, मिट्टी में लवणता यानी कि खारापन एवं क्षारीयता की समस्या का समाधान क्या है। आप लोग लेवल देख रहे होंगे क्वेश्चन का, वो क्वेश्चन आपके ऐसे ही पूछे जाते हैं, बिल्कुल हलवा क्वेश्चन नहीं पूछ ले जाते हैं, इसलिए आप लोग हर एक तरह के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। आप लोग अगर यहाँ पे जुड़े रहेंगे तो यहाँ पे हर एक तरह के क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराई जा रही है। और आज से पहले आपकी लगभग 22 क्लासेस और हो चुकी हैं, वो आपको प्लेलिस्ट नीचे डिस्क्रिप्शन में लिखा होगा। 7500 क्वेश्चन सीरीज़ क्रैश बैच करके एक प्लेलिस्ट बनी है, तो आप लोग उस पर क्लिक करके सीधे प्लेलिस्ट में जा सकते हैं और वहाँ से अपना प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये 5 नंबर क्वेश्चन है। मिट्टी में लवणता एवं क्षारीयता की समस्या का समाधान है। इसका क्या आंसर है। खेतों में जिप्सम का प्रयोग, शुष्क कृषि विधि, वृक्षारोपण या समोच्च रेखाओं के अनुसार कृषि। तो मिट्टी में अगर लवणता हो जाए, खारापन हो जाए या क्षारीयता आ जाए तो आप लोग खेतों में जिप्सम का प्रयोग कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन। तेजाबी मिट्टी को कृषि योग्य बनाने हेतु निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। तेजाबी मिट्टी को, तेजाब आप लोग समझते होंगे तेजाब कैसे किस नेचर का होता है, वैसे ही अगर मिट्टी हो जाए और उसको कृषि योग्य बनाने के लिए तो हम उस पर किसका यूज करते हैं, जिप्सम का या फिर लाइम का या कैल्शियम सुपर फॉस्फेट का या वेजिटेबल कंपोस्ट का। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा,
सभी लोग आंसर देंगे इसका। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, लाइम का प्रयोग करेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, एल्यूमिनियम तथा आयरन ऑक्साइड के अत्यधिक मात्रा वाली मृदा को डैश भी कहते हैं। मतलब इसको क्या कहते हैं, जिस मृदा में एल्यूमिनियम और आयरन ऑक्साइड की ज़्यादा मात्रा पाई जाती है उस मृदा को क्या कहते हैं। चारागाह मृदा, पेडल फर मृदा, चारनोजेम मृदा या फिर पॉडजॉल मृदा। यहाँ पे ऐसे ही क्वेश्चन आपके पूछ लिए जाते हैं, ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन आपके पूछ लिए जाते हैं, क्योंकि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे सभी यहाँ पे इंग्लिश के टर्म दिए हैं, ठीक है, सभी यहाँ पे इंग्लिश के टर्म दिए हैं, तो हिंदी में भी इंग्लिश के ही टर्म दे दिए जाते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पेडल मृदा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, प्रचुर कैल्शियम वाली मृदा को क्या कहा जाता है। जिसमें प्रचुर मात्रा में कैल्शियम पाया जाता है उसको क्या कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, पेडिकल या फिर पेडल फर या पॉडसॉल या फिर लेटेराइट। तो उसको क्या कहते हैं, सभी लोग आंसर देंगे इसका। प्रचुर कैल्शियम वाली मात्रा को क्या कहा जाता है, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में कैल्शियम पाया जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो पेडोकल मृदा उसको बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय मृदाओं में जिस सूक्ष्म तत्व की सर्वाधिक कमी है वह क्या है। मतलब ये तो सभी लोगों को इसका आंसर पता होना चाहिए, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। भारतीय मृदाओं में जिस सूक्ष्म तत्व की सर्वाधिक कमी होती है वह कौन सा है, लोहा, तांबा, मैग्नीज या फिर जस्ता। इसका आंसर सभी लोग बताएंगे, 10 सेकंड का समय है आपके लिए। भारतीय मृदाओं में आप लोगों को पता होगा सूक्ष्म पोषक तत्व कितने होते हैं, माइक्रो एलिमेंट होता है और मैक्रो एलिमेंट, ठीक है, माइक्रो और मैक्रो। ये सब हम आपको सॉइल साइंस में अभी पढ़ाए नहीं हैं, तो किसी दिन आपकी थ्योरी वाली क्लासेस जब लेंगे तो आपको वहाँ पे बता दिया जाएगा, ठीक है। एक प्राइमरी एलिमेंट होता है। प्राइमरी एलिमेंट क्या होता है, प्राइमरी एलिमेंट में आपके आ जाते हैं, यहाँ पे आप लोग लिख लेंगे प्राइमरी एलिमेंट, ठीक है। हेडिंग आप लोग कॉपी पेन ले के बैठे होंगे ना, तो प्राइमरी एलिमेंट लिखिए। प्राइमरी एलिमेंट कौन से होते हैं, NPK, ठीक है। प्राइमरी क्या होते हैं, तो NPK होते हैं, नाइट्रोजन और फास्फोरस और पोटेशियम, ठीक है। और ऐसे ही माइक्रो और मैक्रो होते हैं। तो ये आप लोग अगर पढ़े नहीं हैं तो हमको कमेंट करेंगे तो आपके लिए एक क्लास इसकी ले आएंगे, ठीक है। माइक्रो एलिमेंट, मैक्रो एलिमेंट, इन सब में से एक आध क्वेश्चन पूछ लिया जाता है आपके पास। तो इसका अगर आप लोग कमेंट करेंगे, ऑफलाइन कमेंट करेंगे, अभी तो आप लोग इसका आंसर देंगे, और बाद में अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो इसका एक क्लास आपका 10 मिनट का लगभग वो हम करा देंगे, उसमें से 1-2 क्वेश्चन आपके आ जाएंगे, ठीक है। तो इसका आंसर सभी लोग देंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग सभी लोग जानते होंगे, और आप जो लोग पढ़ना नहीं जानते हैं और जो लोग खेती करते हैं वो भी बता देंगे। इसका आंसर जिंक होगा, ठीक है। भारतीय मृदाओं में ऐसा कौन सा सूक्ष्म तत्व है जिसकी कमी पाई जाती है, तो वो जिंक होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं और जल्दी जल्दी ये क्वेश्चन अपने समाप्त करते हैं। मृदा जल के माध्यम से शीर्ष मृदा में, मृदा जल के माध्यम से शीर्ष मृदा से अवमृदा में खनिजों के स्थानांतरण की क्रिया को क्या कहते हैं। बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन आपका आया था जब एक बार नरेंद्र देव यूनिवर्सिटी ने पेपर बनाया था, तो वही यहाँ से क्वेश्चन रखा गया है। आज आप लोग देख पा रहे होंगे इसमें क्वेश्चन कभी कभी बहुत ही ज़्यादा टफ आ जाता है और कभी कभी बहुत ज़्यादा सरल आ जाते हैं। तो आपको यहाँ पे हर एक तरह के क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराई जा रही है, तो आप लोग इसका आंसर देंगे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रक्षालन, ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारत में बंजर भूमि का सबसे बड़ा हिस्सा किस राज्य में होता है। भारत में बंजर भूमि का सबसे बड़ा हिस्सा किस राज्य में होता है, गुजरात, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश या फिर आपका राजस्थान। तो बंजर भूमि क्या होती है, सभी लोगों को पता होगा। बंजर भूमि में ऐसी भूमि होती है जिस पर कृषि क्रियाएँ नहीं हो पाती हैं,
ठीक है। तो अब आप लोग इसमें ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन के हिसाब से भी आप लोग इसमें आंसर लगा सकते हैं। सबसे बड़ा हिस्सा कहाँ पे पाया जाएगा? जहाँ पे कम बारिश होगी। तो आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे कि इसमें सबसे कम बारिश कहाँ पे होती है। सबसे कम बारिश आपकी कहाँ पे होती है? इसमें से दो ऑप्शन आपके दे रखे हैं जो तटीय राज्य हैं। आप लोग यहाँ पे देख रहेंगे गुजरात आपका कहाँ पे पड़ता है? तो गुजरात आपका यहाँ पे पड़ता है, ठीक है। ये तटीय राज्य है और यहाँ पे बंगाल की खाड़ी पड़ती है और इधर अरब सागर पड़ता है, ठीक है। तो ये जो समुद्र होते हैं इसका जो किनारे पे राज्य होते हैं उसको तटीय राज्य बोलते हैं। यहाँ पे ज़्यादा बारिश होती है। तो गुजरात भी है और इधर आपका आंध्र प्रदेश होता है, ठीक है। इधर साइड में यहाँ पे कहीं पे आपका आंध्र प्रदेश है। तो ये दोनों तटीय राज्य हैं। तो ये दोनों तो आपके ऑप्शन गलत हो गए। अब आप लोग देख लेंगे मध्य प्रदेश और राजस्थान। तो आप लोगों ने सुना होगा कि मध्य प्रदेश में भी बारिश होती है लेकिन राजस्थान में बारिश नहीं होती है। मध्य प्रदेश आपका कहाँ पे है? तो मध्य प्रदेश आपका यहाँ पे कहीं पे है। यहाँ पे आपका यूपी हो जाएगा यहाँ, और यहाँ पे मध्य प्रदेश है, ठीक है। और राजस्थान आपका इधर हो जाएगा, गुजरात से इधर ऊपर की तरफ। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? राजस्थान आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 12 नंबर क्वेश्चन। भारत के उत्तरी मैदानों की मृदा सामान्यतः कैसी बनी होती है? भारत के उत्तरी मैदानों की मृदा सामान्यतः कैसी बनी होती है? तालाबचन द्वारा, तलोच्चन द्वारा, या स्वस्थानीय अपक्षेण द्वारा, या अपर्दन द्वारा। भारत के उत्तरी मैदानों की मृदा कैसे बनी होती है? तो आपका तलाछोन द्वारा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मृदा से संबंधित है? इनमें से क्या है जो मृदा से संबंधित है? क्लाइमेटिक, या एडेफिक, या फिर बायोटिक, या टोपोग्राफी। तो इसमें इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एडेफिक, ठीक है, एडेफिक। और अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें 25 क्वेश्चन हैं तो आप लोग जल्दी जल्दी कर लेंगे। एंटीसोल है, एंटीसोल क्या है? कपास, काली कपास की मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, या फिर लेटराइट मिट्टी, या फिर लाल मिट्टी। तो एंटीसोल क्या है? यहाँ पे आप लोग अगर पता है तो आप लोग बता सकते हैं 10 सेकंड में। चलिए, जिसको नहीं पता है वो लोग नोट कर लेंगे। जलोढ़ मिट्टी, ठीक है। एंटीसोल क्या है? जलोढ़ मिट्टी है। जलोढ़ मिट्टी एंटीसोल कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, किस भारत भूमि पर सबसे अधिक व्यापक रूप में कौन सी मिट्टी फैली हुई है? भारत भूमि पर सबसे अधिक व्यापक रूप में कौन सी मिट्टी फैली हुई है? इसकी थोड़ी भाषा आपकी कठिन बना दी है आज जो हम पेपर आपको करा रहे हैं, लेकिन ये सब चीज़ें हम आपको पहले पढ़ा चुके हैं। तो आप लोग अगर क्वेश्चन की भाषा समझ पा रहे हैं तो इसके आंसर दे लेंगे, नहीं तो नहीं दे पाएंगे। भारत भूमि पर सबसे अधिक व्यापक रूप में जलोढ़ मृदा पाई जाती है, ठीक है। जलोढ़ को ही कछारी मृदा भी बोलते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी कौन सी होती है? या भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा कौन सी होती है? काली मृदा, लाल मृदा, जलोढ़ मृदा, या फिर चूनेदार मृदा। तो आप लोगों को पता होगा जो भारत में सबसे अधिक कौन सी मृदा पाई जाती है? जलोढ़ मृदा पाई जाती है, ठीक है। और जलोढ़ मृदा ही सबसे अधिक उपजाऊ होती है। तो इसका भी आंसर क्या सही होगा? जलोढ़ मृदा। अगला क्वेश्चन, कौन सी मिट्टियों में सैकड़ों वर्षों से कृषि कार्य बिना अधिक खाद दिए हुए चलता रहता है? ऐसी कौन सी मिट्टी हैं? आप लोग अगर इसमें थोड़ा दिमाग लगाएंगे तो इसका सभी लोग आंसर दे सकते हैं। इसमें आपको 20 सेकंड का समय मिलेगा, सभी लोग आंसर देंगे। कौन सी मिट्टियों में सैकड़ों वर्षों से कृषि कार्य बिना अधिक खाद दिए हुए चलता रहता है? मतलब इनमें से कौन सी ऐसी मिट्टी है जिसमें आप लोग सैकड़ों वर्षों तक अगर खाद नहीं डालेंगे तब भी आपका कृषि कार्य चलता रहता है? तो कौन सी मिट्टी है? कछारी या जलोढ़ और लेटराइट मिट्टी, लाल और लेटराइट मिट्टी, काली और कछारी मिट्टी, या फिर लेटराइट और काली मिट्टी। तो इनमें से कौन सी है? अब आप लोग यहाँ पे एक चीज़ यहाँ पे समझ रहे होंगे, जो काली मिट्टी है उसमें तो बहुत अधिक मात्रा में आपका पहले से ही ऑर्गेनिक मैटर
मिला हुआ होता है, तो जहाँ पे काली मिट्टी आ जाए वही आपका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, काली मिट्टी कहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, काली और जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, या कछारी इसको ही बोलते हैं, जलोढ़ को। अगला क्वेश्चन, आप लोग ऐसे ही जुड़े रहेंगे और लोगों को भी शेयर कर दीजिए लिंक, जिससे कि उनको भी पता चल सके कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और लास्ट में आप लोग ये भी बताएंगे कि आज का आपका क्वेश्चन पेपर जो हमने हल करवाया वो कैसा आपका रहा, अच्छा था या ख़राब था। अभी आप लोग केवल आंसर देंगे, आंसर पे ध्यान देंगे। निम्नलिखित में से वह फसल कौन सी है जो जलोढ़ मिट्टी में उगती है। निम्नलिखित में से वह फसल कौन सी है जो जलोढ़ मिट्टी में उगती है और जिसके लिए प्रचुर मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है। बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन आज आपके लिए रखे गए हैं। आज आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन रखे गए हैं, सभी लोग इनका आंसर देंगे। तो निम्नलिखित में से वह फसल कौन सी है जो जलोढ़ मिट्टी में उगती है और जिसके लिए प्रचुर मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है। चाय, गेहूँ, चावल या फिर मूंगफली। तो सभी लोगों को पता होगा जिसके लिए प्रचुर मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है तो धान या चावल। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, धान की खेती के लिए सर्वाधिक आदर्श मृदा कौन सी होती है। धान की खेती के लिए जब आपको हमने धान की क्रॉप कराई थी तो उसमें हमने आपको बताया था, कौन सी मृदा बताई थी हमने आपको, वो आप लोग आंसर दीजिए। धान की खेती के लिए सर्वाधिक आदर्श मृदा कौन सी होती है। लेटराइट मृदा, लाल मृदा, जलोढ़ मृदा या फिर काली मृदा। तो कौन सी होती है आपकी, होती है ये जलोढ़ मृदा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। धान की खेती के लिए सर्वाधिक आदर्श मृदा कौन सी होती है, तो जलोढ़ मृदा सबसे आदर्श होती है। अगला क्वेश्चन देख लेंगे आप लोग, गंगा की जलोढ़ मृदा की गहराई भूमि सतह के नीचे लगभग कितनी होती है। गंगा की जलोढ़ मृदा की गहराई, ठीक है, गंगा की जलोढ़ मृदा की गहराई भूमि सतह के नीचे लगभग 600 मीटर तक होती है। मतलब भूमि की सतह जैसे आप लोग खड़े हैं वो सतह है। ठीक है, अब इससे पूछा है इसके नीचे कितनी होती है, इसके नीचे कितनी होती है, क्या कितनी होती है, तो जलोढ़ मृदा की गहराई। ठीक है, ये सतह है, इसके नीचे कितनी गहराई तक जलोढ़ मृदा होती है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। आप लोग समझ गए होंगे उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन। तो अब आप लोग क्वेश्चन इसका आंसर बताएंगे। आंसर आप बताएंगे नहीं, आंसर नोट ही कर लीजिए, क्योंकि आप लोग अभी तक इसको हमारे हिसाब से पढ़े नहीं होंगे। 6000 मीटर तक गहराई तक, मतलब सतह के 6000 नीचे तक आप लोग चले जाएंगे तब भी वहाँ पे जलोढ़ मृदा मिलेगी। ठीक है, गंगा की। चलिए अगला क्वेश्चन, 21 नंबर क्वेश्चन, गंगा के मैदानों की पुरानी कछारी, कछारी किसको कहते हैं, जलोढ़। ठीक है, गंगा के मैदानों की पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं। एक पुरानी होती है और एक नई होती है। ठीक है, आप लोगों के लिए 50-50 कर दे रहे हैं, तो आप लोगों का खादर और बागर इन दोनों में से ही ऑप्शन होगा इसका। आपके लिए केवल 10 सेकंड का समय है, आप लोग इसका आंसर बता सकते हैं। जिन लोगों को आता है वो बताएंगे और जिन लोगों को नहीं आता है वो नोट कर लेंगे। ठीक है, तो गंगा के मैदानों की पुरानी जलोढ़ मिट्टी को हम लोग क्या कहते हैं, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा बांगर। ठीक है, गंगा के मैदानों की पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं हम लोग, बांगर। और जो नई होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो खादर। ठीक है, जो न्यू सॉइल होती है, न्यू जलोढ़ मिट्टी होती है, मतलब सॉइल होती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो खादर। ये आप लोग नोट कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गंगा घाटी में बांगर मिट्टी पाई जाती है। अब आप लोगों से पूछ लिया गया है, अभी हमने पीछे आपको क्या बताया था, जो बांगर होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, पुरानी जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी हम लोग किसको कहते हैं, तो बांगर को कहते हैं। अब अगला क्वेश्चन आपसे पूछ लिया है कि गंगा घाटी में बांगर मिट्टी पाई जाती है। गंगा घाटी में बांगर मिट्टी जो होती है वो पाई जाती है, मतलब पुरानी जलोढ़ मिट्टी। यहाँ पे आप लोग समझ लेंगे, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को तो हम लोग कहते हैं ना, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को हम लोग क्या कहते हैं, तो बांगर कहते हैं। तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी भी आप इसको समझ सकते हैं, पुरानी जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है, गंगा घाटी में बांगर मिट्टी पाई जाती है। गंगा घाटी में बांगर मिट्टी पाई जाती है बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में, नदी नितल में, बाढ़ की वर्तमान सीमाओं से ऊपर या गोखुर झीलों के किनारे। ये सभी क्वेश्चन आपके परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं, आप लोग अच्छे से समझ लें इनको। ऐसे क्वेश्चन आते हैं आपके, इसलिए इसको ज़्यादा हल्के में लेने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग जो लोग कमेंट कर रहे हैं उनको अभी हम PDF इसका प्रोवाइड कर देंगे। PDF आपको जो है वो
12-13 घंटे में मिल जाएगा, ठीक है। जैसे 8 साढ़े 8 बजे 9 बजे तक आपका यहाँ पे क्लास चलता है, तो दिन में आपको 12 बजे तक PDF मिल जाएगा, ठीक है। दिन में आपका PDF मिल जाएगा। कुछ की जो है PDF हम आपको साथ साथ ही दे देते हैं। जैसे किसी में हमारे पास 200-300 के क्वेश्चन की PDF बनी रखी है, तो उसमें से हम एक दिन में 25 क्वेश्चन कराते हैं। तो पहले 200 क्वेश्चन की PDF बनानी पड़ती है, उसके बाद आप लोगों को PDF देने के लिए हमें 25 क्वेश्चन की अलग PDF बनानी पड़ती है। तो उसमें सब में टाइम लगता है, ठीक है। और आप लोग हैं कि आप लोगों से एक केवल काम करवा रहे हैं, शेयर नहीं कर पा रहे हैं आप लोग, ठीक है। आप लोग के लिए इतना सब कुछ किया जा रहा है, तो आप लोगों का फ़र्ज़ बनता है, एक मानवता के दृष्टि से आप लोग ये भी सोच सकते हैं कि कोई बंदा हमारे लिए इतना सब कुछ कर रहा है, तो हमको भी उसकी थोड़ी हेल्प करनी चाहिए, ठीक है। या तो हम आपसे इसका जो आपके लिए इतना कर रहे हैं उसके लिए कुछ आपसे लेते, मतलब कुछ आपसे आर्थिक कुछ लेते, लेकिन ये ऐसा हम लोग कुछ अभी कर नहीं रहे हैं। तो आप लोगों का केवल एक ही फ़र्ज़ बनता है, आप लोग इसको इतना समर्थन दीजिए कि हमारी तरह बहुत सारे लोग भी यहाँ पे और नए आ सकें, ठीक है। अब आप लोग हमें ही समर्थन नहीं देंगे तो बहुत सारे लोग देखते होंगे कि ये बंदा इतना अच्छा कंटेंट लेके आता है, इतने अच्छे क्वेश्चन लेकर के आता है, लेकिन इसमें लड़के जो हैं इनके साथ जो जुड़े हैं वो इसको बिल्कुल समर्थन नहीं दे रहे हैं, तो आपके लिए कोई और सोचेगा ही नहीं। अब हम लोगों ने सोचा है तो आप लोग हम लोगों का समर्थन करते रहें, ठीक है। इसीलिए आपसे बोलते हैं कि अगर आप लोग हमारा समर्थन नहीं करेंगे तो कोई जो चलाने का सोच रहा होगा और अच्छे, क्या पता हमसे और अच्छा कंटेंट लेकर के आने की सोच रहा हो, तो वो नहीं लाएगा, ठीक है। तो आपसे केवल एक ही रिक्वेस्ट है, आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करते रहें और अपना समर्थन यहाँ पे देते रहें। तो इसका राइट आंसर सभी लोग लगा लेंगे, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाढ़ की वर्तमान सीमाओं से ऊपर। अगला क्वेश्चन, भारत का उत्तरी मैदान डैश से बना है, किससे बना है भारत का उत्तरी मैदान? आपको बताना है, कायांतरित मृदा से, आग्नेय शैल से, जलोढ़ मृदा से या पुरानी क्रस्टीय चट्टानों से। तो भारत का उत्तरी मैदान किससे बना है? तो जलोढ़ मृदा से। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन होना चाहिए, ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन ही है। हिमालय की तलहटी में जलोढ़ पंखों को क्या कहा जाता है? हिमालय की तलहटी में जलोढ़ पंखों को क्या कहा जाता है? बांगर, खादर, वेटलैंड या फिर भाबर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? भाबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। हिमालय की तलहटी में जलोढ़ पंखों को हम लोग क्या कहते हैं? तो भाबर कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन आज के टेस्ट का, किसी शुष्क प्रदेश में बृहत सारे जलोढ़ शंकुओं के सम्मिलित होने से बना निरक्षेपण लक्षण कहलाता है? किसी शुष्क प्रदेश में बृहत सारे जलोढ़ शंकुओं के सम्मिलित होने से बना निरक्षेपण क्या कहलाता है? बालसोन, पेडिमेंट, अपवाहन दोषी या फिर वाजदा। तो वॉलसोन, ठीक है। ये आपके क्वेश्चन अगर आपको याद नहीं हो रहा है तो आप लोग इसको छोड़ देंगे, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में आने के चांसेस बहुत कम हैं, ठीक है। तो आज की क्लास आपकी यहीं तक है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को क्लास समझ में आई होगी, अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी हो तो इसको लाइक ज़रूर करेंगे और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करेंगे, ठीक है। जितने भी ग्रुप में आप लोग जुड़े हुए हैं तो उन सब ग्रुप में आप लोग इसको शेयर कर देंगे, जिससे कि और वो लोग भी यहाँ पर आ सकें, ठीक है। और जो लोग पहली बार इसको देख रहे थे वो लोग यहाँ पे इसको सब्सक्राइब भी करेंगे, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और कल आपके लिए जो है वो हम आपके लिए वन लाइनर एनिमल हस्बेंड्री के क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराएंगे, ठीक है। वन लाइनर एनिमल हस्बेंड्री के क्वेश्चन की आपकी प्रैक्टिस कराई जाएगी, और वो उसका PDF जो है वो हम उन्हीं लोगों को देंगे जो कल लाइव क्लास में आएंगे, ठीक है। मतलब जो हमारी क्लासेस अभी चलती है, जैसे 8:30 बजे कल उसका भी टाइम होगा, तो आप लोग उसमें आएंगे और कमेंट करेंगे आके, तो उसका हम आपको PDF प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। और उसमें सभी कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आएंगे, और अब आगे आपके जो भी सीरीज़ चलाई जाएगी वो सभी कुछ आपका शुरुआत से एंड तक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का ही रहेगा। और जो क्वेश्चन आपके बहुत सारे क्वेश्चन हम लोगों के पास रखे हैं, तो वही क्वेश्चन आपके यहाँ पे बनाए जाते हैं, ठीक है। टाइपिंग करवाने की थोड़ी दिक्कत है अभी, इसलिए क्वेश्चन आपके बढ़ाए नहीं गए, नहीं तो टाइपिंग अगर हो जाए तो हम आपके क्वेश्चन और भी बढ़ा सकते हैं। चलिए, आज आपकी क्लास थोड़ी लंबी हो गई,
और इसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे, लंबी हो गई तो कोई बात नहीं। और आप लोग ऐसे ही जुड़े रहेंगे, क्लास को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। चलिए अब मिलते हैं आपको अगले टेस्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।